हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो आपको आज रात मतलब कल रात तक या आज सुबह तक मिल जाएगी। बट थोड़ा मेरे को कंटेंट जुटाने में थोड़ा कैसे क्या बोलना है आपको, क्या कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करनी है वीडियो में, आपको क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, वो सब जो है मेरे को सीरियल वाइज लिखने में, या कह सकते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा मटेरियल जुटाना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा जो है वो देर लगी। एक्सपेक्ट तो मैंने ये किया था कि आपको आज सुबह तक जो है वो वीडियो मिल जाएगी, बट ये आपको शाम तक अब मिल रही है। ठीक है, ये आपको अब मिल रही है, थोड़ा लेट हो चुका है और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, कई बच्चे परेशान भी हो सकते हैं कि वीडियो नहीं आ रही है। सो इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो में नए हैं या इस चैनल पर नए हैं, आई होप आप सब ने अच्छे से पेपर दिया होगा। जैसे भी आपने पेपर दिया है, चाहे आपका पेपर बढ़िया गया है या चाहे कई बच्चों का पेपर बढ़िया नहीं भी गया होगा, सो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आपको एक अच्छी कॉलेज, आपकी मनपसंद ब्रांच कैसे मिलेगी, इस चीज़ पे हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ पे लगातार हम वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ठीक है, सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके फ्यूचर के लिए चैनल बेस्ट है। ठीक है, आपने कई चैनल्स ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग थी। मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बट यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस उत्तराखंड से जो बिलोंग भी नहीं करते। कई तो यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक, झारखंड का पॉलिटेक्निक, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि उत्तराखंड में क्या और कैसी प्रोसेस है। ठीक है, सो वो अपनी तरफ से कुछ भी बता देते हैं, बोलते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, जबकि माइनस मार्किंग है। अब अदर स्टेट का हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या कैसा प्रोसेस है। ठीक है, सो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चलना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए, अब देखिए, सबसे पहली बात, आपने पेपर दिया है। ठीक है, आपका पेपर जैसे भी गया होगा। ठीक है, अब सबसे पहला आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी, कई बच्चों का ये डाउट है कि सर जब हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, ठीक है, जब हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, सो वहाँ पे हमने कई सारी मिस्टेक कर दी। हमारे नाम में गड़बड़ हो गई, हमारी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गई, हमारे जो पेरेंट्स का नेम था उसमें गड़बड़ हो गई, या हमारे नंबर में गड़बड़ हो गई। सो अभी हम इसको करेक्ट कैसे करें? सो अब आपके पास एकमात्र ये ऑप्शन है कि काउंसलिंग करते समय आप जो भी डिटेल्स डालें, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, या कुछ भी हो, जो भी आपको काउंसलिंग करते समय जो भी आपने भरना है पहली काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, पहली काउंसलिंग के टाइम पे आपको सब कुछ सही भरना है। जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको अपनी हर डिटेल्स सही से फिल करनी है, क्योंकि वही जो है वही रिकॉर्ड में आपका आगे जाएगा। ठीक है, वही रिकॉर्ड में चढ़ेगा, वो फाइनल करेक्शन आपका वहाँ पे होगा फर्स्ट काउंसलिंग में। इसीलिए फर्स्ट काउंसलिंग जो आपकी होती है उसमें ध्यानपूर्वक अपने जो भी आपकी डिटेल्स वो मांगता है उसको अच्छे से फिल करिएगा। और एडमिशन के टाइम पे, जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे भी ये ध्यान रखना कि आपकी कोई भी चीज़ गलत ना हो, गलत ना हो। सपोज आपका आधार कार्ड या आपके 10th सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिएगा, अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा। उसमें जो भी आपके 10th या 12th सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग, उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आधार कार्ड जो भी आपके वो हैं उनको अपडेट करवा लीजिएगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो काउंसलिंग के समय, फर्स्ट काउंसलिंग के समय आपको ध्यान रखने की डिटेल्स सही से फिल हों। एडमिशन के समय आपको ध्यान रखना है कि सही से जो है वो आपका डिटेल्स फिल हों। ठीक है, अब एक चीज़ तो आपकी यहाँ से सॉल्व हो चुकी है कि जानकारी गलत भरी है तो क्या होगा। सो ये आपको मैंने बता दी है। अब सेकंड चीज़ है आपका रैंक कार्ड, यानी आपका रिजल्ट। सो आपका जब एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जब उन्होंने दिया था तो उसके नीचे साफ साफ लिखा था कि 12 जून को, यानी आज 10 तारीख है, तो 2 दिन बाद यानी कल और परसों जो है आपका रैंक आ जाएगा, आपकी रैंक कार्ड आ जाएगी। जैसे ही आपकी रैंक कार्ड आ जाएगी
ऑनलाइन वेबसाइट पे आपका पेपर भी अपलोड हो जाएगा तुरंत। उस पर मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कौन से सवाल सही किए थे और कौन से आपने गलत किए थे। OMR शीट को बचा के रखना, ठीक है। बाद में आप मैच कर लेना कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन सही करे थे, इतने मेरे गलत हुए हैं, ठीक है। सो ये बात तो रही। 12 को आपका रैंक आएगा। फिर क्वेश्चन वन में ये आता है कि ओह माय गॉड, हमारा रैंक तो इतना आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, या हमारा रैंक बढ़िया आया है। अब हम कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो हमें सेलेक्ट करना है, बढ़िया कॉलेज। अगर आपकी रैंक बढ़िया आई है, 1000 के नीचे आई है, 900, 800, 700, 600 इस प्रकार से आपकी रैंक आई है, तो फिर आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें जहाँ पे आपके लिए बढ़िया होगा। अब कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम हमें सब कुछ ध्यान देना होता है। वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, ठीक है। वहाँ पे जो सोसाइटी है, वहाँ पे जो खर्चा होता है वो कितना होता है। कहीं कहीं पे जैसे कई शहर होते हैं जहाँ पे बहुत, जैसे देहरादून हो गया, वहाँ पे जो है बहुत जो है वो खर्चा होता है, ठीक है। थोड़ा खर्चीला वाला शहर है, ठीक है। जबकि काशीपुर, ये वाले ऐसे जो शहर हैं, यहाँ पे बहुत कम प्राइस में भी आपको कई सारी चीज़ें रूम रेंट पे मिल जाती हैं, ठीक है। वैसे तो हॉस्टल वगैरह होते हैं, बट फिर भी अगर कोई बच्चा अलग से लेना चाहता है, ठीक है। सो इन चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखते हुए चलना है। सो आपको इन पे मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कि हमें रैंक आने के बाद जब हम कॉलेज, अगर हमारी रैंक ज़्यादा आ गई तो फिर कम आने पर तो चलो हमें मिल जाएगा, हमारी रैंक कम आ गई, बढ़िया, चलो हमें बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 10 में मिल जाएगा। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं। उसके बाद अगर रैंक बढ़िया नहीं आई, 3000, 4000, 6000 इस प्रकार से अगर हमारी रैंक आ गई, तो अब हम इस कंडीशन में क्या करें कि अपनी मनपसंद ब्रांच हम ले लें, ठीक है। सो इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। केवल टॉप 10 कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे आपको आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है। बट वहाँ पे वही है कि टॉप 10 में आपको थोड़ी, जो टॉप 10 के अलावा जो अदर कॉलेज हैं उनमें आपको सुविधाएं कम मिल सकती हैं, ठीक है, या नाम मात्र वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है। बट हाँ, ऐसा हो जाएगा कि आपके पास आपकी डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगी 1, 2 या 3 साल में, ठीक है, ये हो सकता है। अब उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने आपको बता दिया, आपको अपने सारे डिटेल्स। फर्स्ट काउंसलिंग अब नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, जून लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट में जो है आपकी काउंसलिंग हो सकती है। मान के चलो कि आपकी पढ़ाई जो है वो अगस्त तक हो जानी है, क्योंकि 1 महीना लगता है ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग, ठीक है। सो अब काउंसलिंग भी हमने बता लिया। अब ये डाउट आता है कि हम काउंसलिंग किस प्रकार करें। ये मैं उसी दिन लाइव आ जाऊँगा। 10 बजे आपका पोर्टल खुलता है और 5 बजे आपका पोर्टल बंद हो जाता है। पिछले साल इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। सो 10 बजे हम लाइव आ जाएंगे। आप चाहे तो आप मुझे अपने डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है, और मैं आपकी काउंसलिंग जो है मैं खुद ही कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगी कि आप मुझे कैसे डिटेल्स देंगे, आपको कुछ और कॉलेज भरना होगा, क्या पता मैं कोई और कॉलेज भर लूँ, ठीक है। सो आप अपने फ़ोन से खुद ही अपने घर पे इस चीज़ को भर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए कई सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए, जैसे ही आप काउंसलिंग करेंगे उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस, ये काउंसलिंग देखो 3 काउंसलिंग होती है। मेन जो होती हैं, जो ऑनलाइन होती हैं, वो 2 काउंसलिंग होती हैं। 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है। अगर आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है, आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आया, उसके बाद एक थर्ड काउंसलिंग होती है, लास्ट काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग। ये आपकी ऑन द स्पॉट होती है। ऑन द स्पॉट मतलब जिस कॉलेज में अगर सीट बचे हुए हैं, किसी कॉलेज में, आपको उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए और जिस ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, अगर उस ब्रांच में सीट खाली है तो आप उस सीट के लिए आप वहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है। ऑन द स्पॉट आप वहाँ पे क्या करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग। उसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो 3 काउंसलिंग होती है, 2 ऑनलाइन, एक को कहते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, जिसको कहते हैं स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या मन में क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग किस प्रकार करें, ठीक है। उसके बाद क्या मन में डाउट आता है कि काउंसलिंग किस प्रकार करें। सो इस पे मैंने आपको कह दिया है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा
दिया जाएगा। अब इसके बाद एक और आती है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, यानी अब जब आप एडमिशन लेंगे तो उसकी प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। जैसे ही आपका जो है आप सबमिट करेंगे काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है। देखिए, काउंसलिंग में आपको कॉलेज भरने पड़ते हैं। कॉलेज आप कितने भी ब्रांच भर सकते हैं। जैसे आपने भरा सपोज काशीपुर ऐसे भरते हैं काशीपुर, और उसके बाद यहाँ पे आप ब्रांच भरेंगे। आपको कौन सी ब्रांच, सपोज आपको CS चाहिए, फिर आपको काशीपुर में ही, अगर आप चाहें तो, अगर आपकी दूसरी प्रेफरेंस अगर काशीपुर में, दूसरी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर CS ना मुझे मिले तो मैं सिविल से कर लूँ, तो आप दूसरा ऑप्शन ये भर सकते हैं कि मुझे काशीपुर से सिविल चाहिए, मुझे काशीपुर से क्या चाहिए, सिविल चाहिए। अगर आप तीसरी ब्रांच में भी अप्लाई करना चाहते हो कि कम से कम मुझे काशीपुर में मैकेनिकल मिल जाए, तो आप काशीपुर में फिर से मैकेनिकल भर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर मुझे काशीपुर में ना मिले तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, मैं देहरादून चला जाऊँ, तो आप देहरादून भी भर सकते हैं। अब देहरादून में आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, आपका पहला प्रेफरेंस है CS। इसी प्रकार फिर से आपने देहरादून भरा, उसमें दूसरा प्रेफरेंस आपका सिविल। उसके बाद देहरादून में फिर से भरा, फिर से मैकेनिकल। इसी प्रकार आप फिर और भर सकते हैं। आप चाहें, अगर आपका इसमें भी नहीं आया, आप अब चाहें तो आप नैनीताल में भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत सारे जो है अपने ऑप्शंस भर सकते हैं कि मुझे क्या कैसा चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक कॉलेज में आप एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉलेज में आप हर ब्रांच के जितने भी ब्रांच वहाँ हैं सभी ब्रांचों के लिए आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, और क्रम भी आप कर सकते हो। जैसे पहला काशीपुर में CS भर लिया, उसके बाद दूसरा देहरादून में CS भर लिया। अगर आपको CS से ही करना है तो आपने देहरादून में CS भर लिया, नैनीताल में CS भर लिया, जो टॉप 10 है सब में CS भर लिया। किसी न किसी में तो आएगा। अगर CS आपका ना भी आए तो फिर से जब आपने सारे टॉप 10 कॉलेज भर लिए, उसके बाद आपने फिर से दूसरी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे कि चलो काशीपुर में सिविल मिल जाए, यहाँ पे सिविल मिल जाए, वहाँ पे सिविल मिल जाए। इसी प्रकार आप थर्ड ब्रांच के लिए भी इसी प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इस प्रकार आपको पहली काउंसलिंग में भरना है, और कोशिश करें कि पहली काउंसलिंग में आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही भरें। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल भी ना भरें। कई सारे प्राइवेट कॉलेज है, बच्चे गलती कर देते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी भर लेते हैं। सो प्राइवेट कॉलेज नहीं भरने हैं। कोई यूट्यूबर अगर आपको बोलेगा भी, कोई सर आपको बोलेगा भी कि सारे कॉलेज भर देना, सारे कॉलेज नहीं भरने हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। हमारा फोकस केवल गवर्नमेंट कॉलेज पे रहेगा, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट की अगर आपके पास डिप्लोमा होगी सो वो बढ़िया रहता है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, कोशिश करना कि आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरें और अच्छी ब्रांच से जो है आप वहाँ से चुनें। इस प्रकार आपको काउंसलिंग करनी है। तो हमारा मेन क्वेश्चन था कि प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी। तो इस प्रकार अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आपका 100% श्योर है कि आपका कहीं ना कहीं पे जो है वो नाम आ ही जाएगा टॉप 10 में। उसके बाद देखिए प्रवेश की प्रक्रिया, जैसे ही आपने काउंसलिंग भरा, काउंसलिंग उसके बाद रिजल्ट आता है काउंसलिंग का भी, आपको एक अलॉटमेंट लेटर आता है। क्या आता है बच्चों, एक अलॉटमेंट लेटर आता है। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि आपने जो भी प्रेफरेंस भरे हैं, जो भी कॉलेज भरे हैं, उनमें से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है, तो वहाँ पे आपको उसका नाम दिया होगा। अब इसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर भी आपको उसका प्रिंट करवा लेना है। क्या करवा लेना है, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा लेना और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख देना है। जब जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटमेंट लेटर को लेके आपने अपने कॉलेज में चले जाना है जहाँ पे आपका नाम आया है। उस अलॉटमेंट लेटर में आपका कॉलेज का नाम, आपका नाम, सब कुछ वहाँ पे आया रहता है। आपकी रैंक कितनी है सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखो प्रवेश की प्रक्रिया हो रही है, तो प्रवेश ऐसा तो नहीं है कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया और आप चले गए बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के अपने कॉलेज में कि हाँ सर मेरा तो नाम आ गया, चलो दे दो मुझे कॉलेज। कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि आपका नाम यहाँ पे अलॉट किया हुआ है। सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं, उस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है ना कि प्रवेश की प्रक्रिया, कौन से हम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे वहाँ पे लगेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे वहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले आपका 10th, अगर आपने 10th बेस पे अगर आपने भरा है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है और आपने 10th बेस पे भरा है, तो सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट आप वहाँ पे ले जाना। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट ले जाना। अगर आपने 12th भी किया है
तो 12th का भी ले जाना साथ में, ठीक है। लेकिन 12th नहीं किया तो फिर 10th का वहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, उसके बाद देखिए देन आपका आता है जन्म प्रमाण पत्र। जिस बच्चे ने नहीं बनवाया, अब देखिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जिन बच्चों ने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, तुरंत कल जाएगा पहले जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हो, जो भी आपका सरकारी दफ्तर होता है, जो भी सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, जहाँ से जन सेवा केंद्र, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तुरंत जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बना लीजिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ध्यान दीजिएगा। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, ये आप बनवा लेना है आपको। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, सबने नहीं बनवाना है, जनरल कैटेगरी वाले को नहीं बनाना है। अदर कैटेगरी, एसटी, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी कुछ भी हो, इन बच्चों को जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। आप कैसे पता चलेगा कि आप उत्तराखंड के निवासी हो? स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। इसके बाद आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? EWS। अब देखिए एक मन में क्वेश्चन आता है, EWS से एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर जी फॉर्म भरते टाइम हमने EWS तो भरा ही नहीं है। सर जी EWS फॉर्म भरते टाइम हमने भरा नहीं है, बट हम इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। EWS क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। EWS बेसिकली क्या होता है? EWS का पूरा फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ये एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, और भारत सरकार ने इस वर्ग के लोगों की शिक्षा, इस वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है बच्चों, इतना आप ध्यान में रखिए। और EWS का फ़ायदा केवल और केवल जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए मिलता है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए इस EWS को बनाया गया है कि ताकि जो भी जनरल कैटेगरी में जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट है, कमज़ोर जो आर्थिक रूप से है, उनको जो है वो अवसर प्राप्त हो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, ठीक है। सो उनके लिए EWS की जो है वो सुविधा होती है, और केवल जनरल कैटेगरी में, ठीक है। सो EWS आप कैसे बनाएंगे? आप अपने आज कल ही चलिए जाए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अपनी EWS को बना लीजिएगा। उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, उसके बाद EWS के लिए अप्लाई कर लेना, ठीक है। और वैसे भी आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र अगर आपको EWS चाहिए तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे सर जी इससे फ़ायदा, कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं भी पता होता है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो दाखिले के अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं। एडमिशन की जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि EWS से चाहे आपकी रैंक ज़्यादा भी आई है तो वो EWS के लिए अलग से जो है वो सीट्स होती हैं। सो वहाँ पे जो है आपको इजीली एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको फ़ीस में छूट मिल जाती है। सपोज आपकी फ़ीस होती है 13,000, एक साल की आपकी 13,000, तो उसमें से 4 या 5,000 जो है आपको नहीं देने होते हैं, 7-8 हज़ार ही आपको जो है वहाँ पे फ़ीस देनी होती है। इसके अलावा आपको छात्रवृत्ति भी वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। वही है छात्रवृत्ति, आपको यहाँ पे छात्रवृत्ति भी मिल सकती है, ठीक है। सो आई होप आपका EWS में समझ में आया होगा। और जिस बच्चे ने अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी EWS फॉर्म भरते समय मैंने भरा ही नहीं था, बट मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ इसका, तो मैं अब क्या करूँ? तो काउंसलिंग के समय वही बात है कि आपने अगर फॉर्म भरते समय आपने अपने डिटेल सही नहीं भरे तो आप काउंसलिंग में इसको सही कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार अगर आपको EWS अगर आपको इसकी सुविधा चाहिए, या TFW, एक होता है TFW, इससे भी सेम फ़ायदा होता है जैसे EWS से होता है वैसे इससे भी होता है, बट इसके भी कुछ ही सीट्स होती हैं, ठीक है। दोनों का सेम ही काम होता है। सो TFW, ठीक है। सो
अगर आप इन दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपने फॉर्म भरते समय नहीं भरा है तो आप काउंसलिंग करते समय इन चीज़ों को भर सकते हैं, ठीक है। सो काउंसलिंग करते समय आप जो भी चीज़ भरेंगे वही वैलिड मानी जाएंगी। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे होंगे। ओके, चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, मेन टॉपिक हमारा डॉक्यूमेंट्स था। तो कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। EWS के बाद क्या चाहिए, पहचान पत्र आपको चाहिए। पहचान पत्र में सबके पास क्या होता है, सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही, बिना आधार कार्ड के कोई घूम तो नहीं रहा है देश में। बिना आधार कार्ड का कोई पता लग रहा है कोई देश में घूम रहा हो, ठीक है, और पुलिस उनको पकड़ रही हो, एडमिशन के लिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आधार कार्ड तो है ही नहीं। फिर वहाँ का प्रिंसिपल बुलवाएगा पुलिस कि भैया इनके पास तो आधार कार्ड है ही नहीं। सो आधार कार्ड आपको चाहिए, कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड सबके पास होता है तो लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड और उनकी फ़ोटोकॉपी, हर जो आपका डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाना ही है, प्लस 2 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट की। कितनी फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट्स की। सर सारी चीज़ें ओरिजिनल ले जानी है, जो भी मैंने आपको बताई सब ओरिजिनल ले जानी है, बट सबके जो है 2-2 फोटोकॉपी आपको ले जानी है, ठीक है। कितनी फ़ोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी। उसके बाद आता है TC। अगर आपने क्लास 10th किया है तो आपको TC भी ले जानी है, 12th से, चाहे आपने 10th किया हो 12th किया हो, TC आपको चाहिए। अपने स्कूल में जाएगा वहाँ से TC ले आएगा, तो TC आपको चाहिए। और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप TC लाएंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर कोई नहीं दे रहा है तो टीचर से कहिए कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, कृपया मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दें, कॉलेज में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है, ठीक है। उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं, वो उनकी जो है वो मेन जो है आपकी जमा होती है, जो आपकी मेन कॉपी है, जो TC है आपकी मेन, वही आपकी सबमिट होगी। माइग्रेशन भी आपकी मेन ही सबमिट होती है। ऐसे नहीं कि आप उसका भी 2-2 फोटोकॉपी ले जा रहे हैं। TC और माइग्रेशन की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है। इनके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट है उनके आप ले जा सकते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र और रैंक कार्ड, आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को मैं नहीं कह रहा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उन्हीं बच्चों को कह रहा हूँ जिनके पास ये आय प्रमाण पत्र, सबको नहीं बनवाना है, उन्हीं को बनवाना है जो EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर TFW के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल वहीं इस चीज़ को बनाएं। सेकंड चीज़, आपको रैंक कार्ड ले जानी है। रैंक कार्ड, जब आपका रिजल्ट आएगा तो रैंक कार्ड को निकलवा लेना और उसकी फ़ोटोकॉपी रख लेना अपने पास, 2 फोटोकॉपी रैंक कार्ड की भी करवा के रख लेना। इसके अलावा आपको क्या ले जाना है, मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी काउंसलिंग होती है तो आपको एक लेटर प्राप्त होता है, आप एक अलॉटमेंट लेटर आपको प्राप्त होता है। तो अलॉटमेंट लेटर को निकालना, PDF, उसका PDF आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर का PDF आप निकाल लेना। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा किस प्रकार अलॉटमेंट लेटर होता है। और अलॉटमेंट लेटर का जो है वो 2 जो है इसकी फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी इसकी भी निकलवा लेना, ठीक है। मैंने बता दिया किन किन चीज़ों की फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है और किन किन चीज़ों की नहीं ले जानी है, कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं कौन से नहीं बनवाने, किस कैटेगरी के बच्चों को कौन से सर्टिफिकेट बनवाने, मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। सो 2 फोटो अलॉटमेंट लेटर भी आपको ले जाना है। इसके अलावा कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको ले जानी है। फ़ोटो आपको 8 फ़ोटो ले जानी है, ठीक है। फ़ोटो आप चाहें आप 8 फ़ोटो ले जाना, ठीक है। कितनी की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, बट आप मैक्सिमम 8 फ़ोटो वहाँ पे लेके जाना। इसके अलावा आपके वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो खुद भी चले जाना, ठीक है। ऐसे नहीं कि घर में पेरेंट्स को भेज दिया, तो सिग्नेचर आपके खुद के चाहिए और हो सके तो अपने किसी गार्जियन को वगैरह को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है। अगर कोई है, मतलब घर में मम्मी पापा वगैरह कोई भी हैं तो हो सके तो उनको भी लेके जाना, ठीक है, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लगते हैं, ये चीज़ें आपके वहाँ पे लगती हैं। इसके अलावा वहाँ पे लिफाफे वगैरह भी मांगते हैं, वो तो फिर वो आपको वहीं पे बता देंगे। इसके अलावा आपका मेडिकल लगता है, चाहे तो आप मेडिकल बना के भी ले जाना, ठीक है, मेडिकल बनवा के ले जाना अपना, ठीक है, मेडिकल बनवा के ले जाना, मेडिकल भी वहाँ पे आपसे मांगा जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लेके जाना। ये सब जो है वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स में आपको वहाँ पे लगेंगे, ठीक है।
उसके बाद ड्रेस वगैरह जो भी है वो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग सब आपको अपने आपके प्रिंसिपल वगैरह ही बता देंगे, ठीक है। अब इसके अब बाद चलो एडमिशन हो गया, अब आप कहोगे सर जी पढ़ाई कब होगी, कब से हम पढ़ाई करेंगे, कब से हम पढ़ाई करेंगे? तो मेरे को अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को जिस प्रकार लगता है, सो 1 महीना आपके काउंसलिंग में लगेगा। जैसे काउंसलिंग होती है आपकी जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और एडमिशन की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि लंबा 10-15 दिन चल रहा है। एक ही दिन में अलॉटमेंट लेटर आया, अगले दिन उसकी भी कोई डेट होती है फिक्स, ठीक है, उसकी भी डेट फिक्स होती है कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो एडमिशन लेना है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो इस कंडीशन में आपका जो काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर आया है वो रद्द हो जाएगा, आपको जो सीट मिली है वो रद्द हो जाएगी, वो दूसरी काउंसलिंग में किसी और बच्चे को मिल जाएगी, ठीक है, ये होता है। तो जितना भी उन्होंने टाइम दिया हुआ है, मैं बताऊंगा कितना टाइम दिया हुआ है जब काउंसलिंग होगी, सो उस टाइम के अंदर अंदर आपको एडमिशन करवा लेना है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे हैं ना वो आपके रेडी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बाद में बोल रहे कि सर जी ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है। और ऐसे में पिछले साल एक बच्चे का जो है मेरे को हमारे गाँव का था, ठीक है, सो उसने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे नहीं प्रॉपर, और उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, तो वो अब फिर इस साल भर रहा है, जबकि उसका काशीपुर में आ गया था, ठीक है। सो इस प्रकार की गलतियां मत करना, जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको अभी से रेडी कर लेना, ठीक है। सो पढ़ाई आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अगस्त से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए पढ़ाई स्टार्ट तो हो जाएगी, बट हमें पढ़ना क्या है, सेकंड चीज़, पढ़ाई तो स्टार्ट हो जाएगी बट हमें पढ़ना क्या है। सो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से, ई ग्रुप वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, पी ग्रुप वालों के लिए नहीं कह रहा, ई ग्रुप वालों के लिए कह रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांच से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आप पी ग्रुप का मुझे पता नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ई ग्रुप की, ठीक है, ई ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांच से हों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस होता है सबका सेम होता है, हर ब्रांच का। आपको उसमें मैथ पढ़नी होती है, आपको उसमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको उसमें फिजिक्स पढ़नी होती है, आपको उसमें इंग्लिश पढ़नी होती है, आपको उसमें कंप्यूटर पढ़ना होता है, आपको उसमें ईजी पढ़ना होता है, ईडी सॉरी, बस ईजी पढ़ना होता है, और आपको इसमें इनके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है वो प्रैक्टिकल का, तो वर्कशॉप होता है। आपको ये सब चीज़ें उस पहले और सेकंड सेमेस्टर में करनी पड़ती है, ठीक है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में आप सभी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, ई ग्रुप की किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सबको यही पढ़ना होता है। और मैथ मैं आप यहाँ इस चैनल से आपको करवा दूँगा, केमिस्ट्री इस चैनल से करवा दूंगा, फिजिक्स इस केमिस्ट्री इस चैनल से करवा दूंगा। इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश आराम से हो जाता है, बट कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आपको नंबर गेन करने हैं वो आपको इसी चैनल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ईजी वगैरह मुझे इतना पता नहीं है, कंप्यूटर का भी इतना नॉलेज नहीं है, वर्कशॉप आपको अपने से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ई ग्रुप में लगभग सबका सेम होता है। अब देखिए ए ग्रुप का क्या होता है फर्स्ट और सेकंड, उसमें अब क्वेश्चन आता है ए ग्रुप का क्या होता है, ठीक है, ए ग्रुप का क्या होता है। सो ए ग्रुप वालों ध्यान दो, अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है, अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है तो आप डायरेक्ट आपको फर्स्ट सेकंड सेम में नहीं जाना। ए ग्रुप वाले किस सेमेस्टर में जाते हैं, डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, यानी सेकंड ईयर में जाते हैं ना, तो डायरेक्ट थर्ड सेम में वो जाते हैं। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, अगर आपने आईटीआई किया हुआ होता है तो आपकी जो थर्ड सेमेस्टर की जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो तो होंगे ही होंगे, आप जिस ब्रांच से होंगे सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि हर ब्रांच की पढ़ाई अलग अलग हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड सेम में सबकी सेम होती है, लेकिन थर्ड से सबकी अलग अलग हो जाती है। तो थर्ड में आप जिस भी ब्रांच से वो पढ़ाई तो आपकी होगी, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पेपर देने होते हैं, जैसे मैथ। फर्स्ट सेम का सिलेबस होता है आपके पास, उसमें आपको मैथ पढ़नी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो पढ़ना होता है। बट अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आपकी एक सब्जेक्ट जो है वो माफ़ हो जाती है, इसको ये कहते हैं, ठीक है, ये वाली सब्जेक्ट आपकी माफ़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने आईटीआई ना करके आपने 12th से मैथ वगैरह किया है,
मैथ अगर पीसीएम ग्रुप से है और आपने 12th से किया और आप ए ग्रुप करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपके पास ये वाली सब्जेक्ट रहेगी, बट आईटीआई किया है तो तब नहीं रहेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ये रहा था कुछ डिस्कशन आज के इस वीडियो में, और पी ग्रुप का मुझे पता नहीं है। सो आपका सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। आप सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगी, क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, उस पर अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 30 मिनट का जो है ये वीडियो हो चुका है। आई होप आपको वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।